बीन वेरी फॉर्चुनेट आई वुड से। 2019 में सिलेक्शन शुरू हुआ, 2020 में हम सेलेक्ट हुए, 2025 में आई वाज एबल टू गो टू स्पेस। पहली बार वहाँ पहुँचते हैं तो सब कुछ चेंज होता है, बिकॉज ग्रेविटी इज़ नॉट पुलिंग इट डाउन। आपका हार्ट जो है वो छोटा हो जाता है, आप लंबे हो जाते हैं जब आप स्पेस में जाते हैं, आपकी हाइट बढ़ती है थोड़ी सी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द IMT पॉडकास्ट पर। कुछ लोग सपने देखते हैं, कुछ लोग उन सपनों के लिए लड़ते हैं और कुछ लोग उन सपनों को तिरंगे के साथ अंतरिक्ष तक ले जाते हैं। 140 करोड़ भारतीयों का सपना है अंतरिक्ष को छूना, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जिन्हें यह जिम्मेदारी मिलती है इस सपने को जीने की। आसमां जिनकी उड़ान से गूंजा, अंतरिक्ष जिसने उनकी हिम्मत को सलाम किया और राष्ट्र जिसने उन्हें अपने सर्वोच्च वीरता सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन एयरफोर्स के शौर्य, इसरो के गौरव, भारत के अभिमान। वी प्राउडली वेलकम ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी टू द IMT पॉडकास्ट। हेलो सर एंड वेलकम टू द IMT पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। First of all, sir, how are you? I'm good. I'm great to be here and very excited to do this. Nice. वैसे आपको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप उनमें से एक हैं। फिर भी एक बहुत ही बारीक सवाल के साथ मैं आज की इस पॉडकास्ट की शुरुआत करना चाहूँगी। सर, जब आपको पता चला यू आर सेलेक्टेड एज अ गगनयात्री, what was your very first thought as a pilot and as an Indian? I think this was somewhere in 2020. 2018 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने रेड फोर्ट से अनाउंसमेंट की थी कि बहुत ही जल्द भारत का कोई बेटा या बेटी स्पेस में जाएगा जी। और 2019 में मुझे याद है कि सिग्नल रिलीज़ हुआ था जब उन्होंने कहा कि जितने भी टेस्ट पायलट्स हैं उनको अप्लाई करना है फॉर द सिलेक्शन ऑफ गगनयात्रीज। और उसके बाद करीब 6 से 8 महीने हमारी सिलेक्शन प्रोसेस चला और 2020 जनवरी में आई थिंक ये न्यूज़ हम 4 लोग सेलेक्ट हुए थे, तो हमें बताया गया कि आई थिंक 2 वीक्स टू गो फॉर ट्रेनिंग टू स्टार्ट। तब हमें ये मैसेज मिला कि आप सेलेक्ट हो गए। तो मैं सच में, अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछे कि क्या फ़ील हुआ था और कैसा था उस टाइम पे, तो आई वुड से कि देयर वाज सो लेस टाइम that other than just feeling happy about getting selected, I don't think that there was any time to absorb any other emotion. It was too busy. We had to pack all our stuff. We had to leave for Russia. मैं जाना था ट्रेनिंग के लिए गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर रशिया में विदिन 2 वीक्स। तो जैसे ही ये न्यूज़ आई तो सारे काम शुरू हो गए। लेकिन हाँ, जिस दिन न्यूज़ आई थी, जिस दिन पता चला था, उस दिन आई वॉज ऑफ कोर्स वेरी हैप्पी, बिकॉज फॉर एनी एविएटर आई थिंक इट इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू कि एक्सटेंशन ऑफ एनवलप आप एयर में फ्लाई करते हैं और फिर आप उसको एक्सटेंड करके आप स्पेस तक पहुंचते हैं जी। तो मुझे लगता है ये सबका सपना होता है और जब आपको दिखता है कि वो शायद पूरा हो सकता है तो जाहिर है कि खुशी तो होगी। एंड एक वो कॉर्नर वाली फीलिंग कि बच्चे ने एक मैसेज दिया, घर से फैमिली से एक मैसेज या कॉल आती है, व्हाट वाज हाउ इट वाज? सो जब ये शुरू हुआ था एक्चुअली ये इतनी बड़ी चीज़ है, मुझे लगता है कि 41 ईयर्स के बाद मतलब भारत से कोई अंतरिक्ष में जाने वाला था। उस समय तो नहीं मालूम था कि शायद मुझे ही मौका मिलेगा, नहीं पता था। बट ये ज़रूर मालूम था कि जो भी जाएगा वो टेस्ट पायलट ही होंगे। तो एयरफोर्स में भी एक कम्युनिटी है, टेस्ट पायलट कम्युनिटी, और बहुत बड़ी नहीं है। आई थिंक वी हैव अबाउट 72 टेस्ट पायलट्स, दैट्स ऑल। और तो जब सिलेक्शन भी शुरू हुआ था, तो जब घर में मैं वापस आता था और मैं अपनी वाइफ के साथ बैठ के बात करता था इसके बारे में, तो जो फीलिंग थी वो ये थी कि इतनी बड़ी चीज़ है कि चाहे कोई भी जाए, चाहे कोई भी सेलेक्ट हो, बट हम उसको पर्सनली जानते होंगे बिकॉज वो टेस्ट पायलट कम्युनिटी है। और वही बहुत बड़ी खुशी थी हमारे लिए कि ड्रीम कम ट्रू कि हमारे साथ का कोई होगा जो भी जाएगा। तो आई थिंक येस, डेफिनेटली वो जो मोमेंट्स होते हैं जब भी आप इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं या जब चीज़ें होती हैं, तो कई बार इमोशंस इतने पावरफुल होते हैं कि आई डोंट थिंक कि देयर इज़ अ वे टू एक्सप्रेस देम आल्सो, नहीं हो पाते गए। सर, पृथ्वी से आसमान में उड़ान भरने से लेकर अंतरिक्ष तक पहुंचने की यात्रा में सबसे ज़्यादा क्या बदलता है, द बॉडी, द माइंड और द माइंडसेट? एक्चुअली तीनों ही बदलते हैं, बट इफ़ आई हैव टू कंपेयर, बिकॉज आपने पूछा सबसे ज़्यादा क्या बदलता है, तो आई थिंक द माइंडसेट चेंजेस द मोस्ट, बिकॉज बॉडी चेंजेस व्हेन यू गो टू स्पेस एंड बॉडी चेंजेस अगेन व्हेन यू कम बैक टू अर्थ।
बट फिर नॉर्मल हो जाते हैं आप, मतलब योर बॉडी कम्स बैक टू व्हाट इट वाज. योर माइंड चेंजेस व्हेन यू गो टू स्पेस अगेन. आपके बैलेंस सिस्टम्स एंड जो आपका ब्रेन है इट चेंजेस इन अ लॉट ऑफ वेज. काफ़ी चीज़ें बदलती हैं एंड देन यू कम बैक, यू कैरी दोज लेसन्स विद यू, क्योंकि ऐसा होता है जब हम स्पेस में जाते हैं तो ऐसा होता है. योर माइंड रिमेंबर्स एंड सो इट हेल्प्स एस्ट्रोनॉट्स इन फ्यूचर मिशन जब भी जाते हैं. करेक्ट. लेकिन जो आप इस जर्नी के थ्रू जब आप करते हैं, जब आप ट्रेनिंग करते हैं, जब आप स्पेस जाते हैं और वापस आते हैं, तो जो माइंडसेट चेंज होता है, द पर्सनालिटी चेंज होता है, वो थिंग आई थिंक इट इज़ अ लास्टिंग चेंज. इट विल ऑलवेज बी विद यू, इट विल नॉट गो अवे. सो आप हर चीज़ को उस हिसाब से देखते हैं फिर. जी. स्पेस मिशन की ट्रेनिंग ज़्यादा टफ होती है या फाइटर पायलट की ट्रेनिंग, एंड व्हाई? आई थिंक दोनों ही चैलेंजिंग है, दोनों ही ट्रेनिंग चैलेंजिंग है और दोनों अलग हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं. फाइटर पायलट बनने के लिए जो मेरी ट्रेनिंग थी उसने काफ़ी मदद की मेरी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट ऑल्सो. बट देयर वर लॉट ऑफ न्यू थिंग्स और डिफरेंट थिंग्स जो कि मुझे सीखनी पड़ी, जो कि मुझे समझनी पड़ी. व्हेन यू ट्रेन फॉर बीइंग अ फाइटर पायलट आपकी रिक्वायरमेंट बहुत अलग है. आपको कॉम्बैट के लिए तैयार करना है अपने आप को, आपको लड़ाई के लिए तैयार करना है अपने आप को, और आप जाएंगे और आप वापस आएंगे और लगातार ये होता रहेगा. स्पेस में जब आप जाते हैं तो कोई रेडी हेल्प नहीं है. आपको मालूम है एक बार आप चले गए तो अब आप वहाँ यू आर ऑन योर ओन, अपनी हेल्प आपको खुद ही करनी है. तो आप सो यू गेट ट्रेंड इन वेरियस एस्पेक्ट्स, मेडिकल से लेके आपको बेसिक मेडिकल इंटरवेंशन की ट्रेनिंग मिलती है, आपको मैकेनिक बनने की ट्रेनिंग मिलती है, आपको अगर कुछ रेक्टिफिकेशन करना है या मेंटेनेंस करना है, आपको साइंटिफिक रिसर्चर बनने की ट्रेनिंग मिलती है. तो हर तरह से आपको ट्रेन किया जाता है फॉर स्पेस फ्लाइट, बिकॉज इट इज़ नोन कि कोई अगर कुछ हुआ तो कोई तुरंत आपके पास हेल्प के लिए अवेलेबल नहीं है. सो आई थिंक कॉन्सेप्चुअली ये डिफरेंस है, बट चैलेंज आई थिंक येस बोथ आर चैलेंजिंग इन देयर ओन वेज. सर, अब स्पेस की तरफ बढ़ते हैं. भारत का गगनयान मिशन, व्हाई इट इज़ अ हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट ऑफ भारत? भारत जो है हमने स्पेस के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया है. अब पूरी दुनिया इस बात को एक्नॉलेज करती है. डेफिनेटली. चंद्रयान मिशंस, मंगलयान मिशंस जो हमने किए हैं, ये सिंपल मिशंस नहीं थे, बहुत कॉम्प्लेक्स मिशन थे और हम सक्सेसफुली अचीव कर पाए इनको. अब हम ह्यूमन स्पेस मिशंस की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि हम अभी तक हम साइंटिफिक पेलोड या सैटेलाइट भेजते थे स्पेस में. अब हम कह रहे हैं कि हम एक इंसान को भेजेंगे स्पेस में. तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये एक एडिशनल डेल्टा नहीं है, ये एक अलग तरह का कॉम्प्लेक्सिटी है जो आपके मिशंस में अटैच हो जाती है. इसीलिए आप देखेंगे तो दुनिया भर में केवल 3 ही ऐसे देश हैं जो ये कर पाए हैं अभी तक, और जब हम करेंगे तो हम केवल चौथे देश होंगे जिनके पास ये कैपेबिलिटी होगी. सो ये आसान नहीं है, और ऐसा नहीं है कि बाकी देशों ने ट्राई नहीं किया है. कई देश हैं जिन्होंने ट्राई किया है बट नहीं हुआ और छोड़ दिया. तो इसलिए आई थिंक दैट दिस इज़ अ वेरी बिग टर्निंग पॉइंट, बिकॉज दीज आर नॉट सिंपल मिशंस, दीज आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, जिसमें बहुत रिसोर्स लगता है, बहुत टेक्नोलॉजी लगती है. तो आप आसानी से नहीं कर सकते इसको. और दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग या कैपेबिलिटी एक बहुत बड़ा ये एक स्ट्रेंथ होगी हमारे देश की जब हम इसको अचीव कर पाएंगे कि वी विल बी द ओनली 4th कंट्री हु विल हैव दिस कैपेबिलिटी कि हम लोगों को सेफली स्पेस में भेज पाएंगे और उनको सेफली रिकवर कर पाएंगे. स्पेस में जाना एक ड्रीम होता है, बट एक्चुअल में एस्ट्रोनॉट्स का सबसे बड़ा फेयर क्या होता है? सबसे बड़ा फेयर आई वुड से सबसे बड़ा फेयर होता है कि वेदर दे विल गो टू स्पेस और नॉट. बिकॉज आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट आई वुड से कि 2019 में सिलेक्शन शुरू हुआ, 2020 में हम सेलेक्ट हुए और 2025 में आई वॉज एबल टू गो टू स्पेस. बट ऐसा हर जगह होता नहीं है. कई बार आपको 7-8 साल वेट करना पड़ता है, 10 साल, 15 साल. मैं ऐसे भी कॉस्मोनॉट्स और एस्ट्रोनॉट्स को जानता हूँ कि उन्होंने पूरी ट्रेनिंग की और वो हमेशा रेडी रहे, लेकिन उनको जाने का मौका ही नहीं मिला. तो ऐसा भी होता है. तो आप मानते हैं लक और हार्ड वर्क? हाँ, आई थिंक मेरे हिसाब से तो और कोई तरीका है नहीं कि आपको मेहनत तो करनी पड़ती है और जितना आप मेहनत करते हैं उतना आप लकी होते हैं. डेफिनेटली. ज़ीरो ग्रेविटी एक्सपीरियंस एंड एक्साइटिंग ज़्यादा होता है या चैलेंजिंग? क्या होता है ज़ीरो ग्रेविटी? चैलेंजिंग, इट इज़ एक्चुअली चैलेंजिंग, क्योंकि आपका शरीर बहुत सारे चेंजेस होते हैं उसमें, क्योंकि आपके शरीर ने कभी वो एनवायरनमेंट देखा ही नहीं. आप पहली बार वहाँ पहुँचते हैं तो सब कुछ चेंज होता है. जैसे आपके पैरों से सारा जो ब्लड है, खून, वो पूरा आपके सर में आ जाता है बिकॉज ग्रेविटी इज़ नॉट पुलिंग इट डाउन. आपका हार्ट जो है वो छोटा हो जाता है, इट रिड्यूसेस इन वॉल्यूम, बिकॉज अगर उसी रेट पे वो ब्लड पंप करेगा आपके हेड में
तो ग्रेविटी आपने नहीं ये सब है। एक्सपीरियंस किया है सर? मतलब आप ऐसे देखते नहीं हैं, लेकिन ये सब चीज़ें होती हैं। फील होता है। आपकी पल्स रेट कम हो जाती है, आप जब वापस आते हैं तो बढ़ जाती है, क्योंकि वो कॉम्पनसेशन चल रहा है आपकी बॉडी का। आप लंबे हो जाते हैं जब आप स्पेस में जाते हैं, आपकी हाइट बढ़ती है थोड़ी सी। और बट जब आप वापस आते हैं तो वापस आपकी हाइट सेम हो जाती है, मतलब इट इज़ नॉट अ आपको ये लास्टिंग सब चेंज। पहले पता था, ट्रेनिंग के दौरान हाँ, बताया गया पता होगा? ज़रूर होता वहाँ है। आप लोगों ने हाइट भी मेजरमेंट किया गया? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप करते हैं ये सब चीज़ें, आप देखते हैं तो हाइट बढ़ती है और हाइट लेकिन वापस भी आ जाती है। तो येस, देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस विच हैपन एंड दे आर नॉट ऑल वेरी प्लेजेंट। योर बॉडी अडेप्ट्स टू इट, और चैलेंजिंग होते हैं, मतलब आपको अच्छा नहीं लगता है शुरुआत के कुछ दिनों में। नौजिया होता है, बैक एक होता है, हेड एक होता है, कन्फ्यूजन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और सिमिलर चीज़ होती है जब आप वापस आते हैं। लेकिन हैविंग सेड दिस, इट इज़ द एनवायरनमेंट ऑफ Hallucination and all, माइक्रोग्रेविटी। सब कुछ। सॉरी, हेलुसिनेशंस भी काफ़ी आपको स्पेस से आने के बाद? हेलुसिनेशंस तो नहीं, बट आई थिंक कि कैरी फॉरवर्ड ऑफ द एक्सपीरियंसेस दैट आपके जो रहे हैं वो ज़रूर आप लेके आते हैं अपने साथ में। तो हेलुसिनेशन तो नहीं, बट हाँ कुछ हैबिट्स जो बन ऐसी जाती हो हैं जाती वहाँ हैं। पे, वो आप अपने साथ लेके आते हैं। लेकिन हाँ, चैलेंजेस अलग अपनी तरफ, बट इट इज़ अ वेरी एक्साइटिंग एनवायरनमेंट। माइक्रोग्रेविटी इज़ extremely exciting to see how things change and how they just become So you different. enjoy a lot. Absolutely. जब आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो एक व्यक्ति और एक लीडर के रूप में आपके अंदर क्या बदलता है? आई थिंक सब कुछ ही बदल जाता है अगर आप बाहर जाके किसी चीज़ को देखते हैं। और सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव जो शिफ्ट होता है वो ये होता है कि आपको वो जो पृथ्वी दिखती है वो आपको आपका घर जैसा दिखता है, मतलब दैट प्लैनेट इज़ योर होम। आप कि अभी तक उसमें हमने जूम इन किताबों में नहीं पढ़ा था करते कि हैं। पृथ्वी गोल है। हाँ, कि पृथ्वी, और मैं आपको बता सकता हूँ कि पृथ्वी गोल है। जी। और बट हम जहाँ रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, हम ऑब्वियसली एक सिटी में सीमित हो जाते हैं। सिटी भी छोड़िए, हम एक किसी कॉलोनी में या अपने घर में जी, रहते हैं। जी। फिर घर से निकलते हैं तो कॉलोनी में पहुँचते हैं, कॉलोनी से निकलते हैं तो शहर में पहुँचते हैं, जी। शहर से निकलते हैं तो स्टेट में, स्टेट से निकलते हैं तो कंट्री में, कंट्री से देन कॉन्टिनेंट एंड देन द वर्ल्ड। फिर भी सब कुछ कवर नहीं हो पाता। फिर भी कवर नहीं होता, लेकिन हमारी जो सोच है वो उस जगह की हो जाती है। हम उस अपनी लोकेलिटी को अपनी Limited हो आइडेंटिटी जाते बना हैं। लेते हैं। और जब आप बाहर जाते हैं तो वो लोकेलिटी ख़त्म हो जाती जी। है। आपके लिए आपकी आइडेंटिटी वो प्लैनेट बन जाता है कि आप वहाँ से हैं, आप अर्थ से हैं, नॉट फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस और अ पर्टिकुलर रीजन और अ पर्टिकुलर सिटी, बट यू थिंक दैट यू आर फ्रॉम दैट अर्थ, सो दैट अर्थ बिकम्स योर होम। आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट शिफ्ट दैट आई हैड। अकॉर्डिंग टू यू नेक्स्ट 10 इयर्स में भारत स्पेस पावर के रूप में ग्लोबली कहाँ खड़ा होगा? आई थिंक हम ऑलरेडी बहुत एक स्ट्रांग पोजीशन पे हैं एज़ फार एज स्पेस एक्सप्लोरेशन इज़ कंसर्न। और जिस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं अभी, जैसे कि 2023 में जो हमारी स्पेस पॉलिसी आई थी, और उसके बाद में इन स्पेस का क्रिएशन हुआ था जो कि प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करने के लिए बनाया गया था। एंड सो जिस तरह के फॉरवर्ड लुकिंग इनिशिएटिव हम अभी ले रहे हैं, मुझे लगता है कि इंडिया एक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में होगा आगे आने वाले 10 सालों में। बहुत सारी ऐसी कैपेबिलिटीज़ हम डेवलप करेंगे जो बहुत ही कम देशों के पास है। एंड अगर डिसीजन मेकिंग होनी हो, लेट्स से अगर हम मून पे जा रहे हैं और हम सिटी बनाने की बात कर रहे हैं ग्लोबली, तो आई थिंक डेफिनेटली इन डिस्कशंस में हम ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे, बिकॉज दुनिया को भी ये मालूम होगा कि हाँ, वी ऑल्सो हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग दैट। सर, क्या एस्ट्रोनॉट सिर्फ टॉपर्स होते हैं या ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है? आई थिंक वेरी रिसाउंडिंग येस, ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकते हैं। आई एम द बिगेस्ट एग्जाम्पल। आई वॉज नेवर ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट इन माई स्कूल। आई वॉज जस्ट ordinary, and I don't think that this distinction is also fair, to be very honest. I think होता क्या है कि स्कूल केवल कुछ चीज़ें चेक करना चाहते हैं। बच्चों में टैलेंट बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन अगर आप उनको केवल कुछ ही पैरामीटर्स पे चेक कर रहे हैं तो आप हमेशा देखेंगे कि कुछ ही बच्चे होंगे जो एक्सेल करेंगे। आप फील्ड चेंज कर दीजिए, कुछ और करिए, कुछ और बच्चे एक्सेल करेंगे। आप उसको भी चेंज कर दीजिए, कुछ और बच्चे एक्सेल करेंगे। तो मुझे लगता है कि बच्चों में टैलेंट है, एवरी चाइल्ड इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इट इज़ जस्ट दैट कि हमारा इवैल्यूएशन जो है दैट इज़ ऑर्डिनरी। सो वो प्रॉब्लम है। तो ऑर्डिनरी बच्चे डेफिनेटली प्रेजेंट इवैल्यूएशन के हिसाब से ऑर्डिनरी बच्चे डेफिनेटली कर सकते हैं। मैं पहुंचा हूं तो वो भी पहुंच सकते हैं। ग्रेट। Which subjects build astronauts? Physics, discipline, or mindset? Which subjects build astronaut? Definitely, mindset is extremely important. You have to first believe.
जब तक आप सोचेंगे नहीं, जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, तब तक होगा नहीं। और बिलीव करने के बाद द सेकंड थिंग आई थिंक विच हैज़ हेल्प मी अ लॉट वाज डिसिप्लिन। कई बार होता है कि हम इंस्पायर्ड होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, तो हम चीज़ें करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन कई बार होता है कि मोटिवेशन नहीं होता, या कुछ चीज़ गलत हो गई, या मन नहीं कर रहा है, या अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर यू नो समथिंग इज़ रॉन्ग इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ दैट यू ट्राई फील लाइक गिविंग अप। आई थिंक डिसिप्लिन कम्स इन एट दैट पॉइंट, उस समय आते हैं। और अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो आई थिंक आप सस्टेन वे में एफर्ट करेंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल, और अगर आपने वो कर लिया तो उसके बाद डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। आप कहीं भी कुछ भी करना चाहते होंगे, वेर एवर यू आर, यू विल बी सक्सेसफुल। तो आई थिंक माइंड सेट एंड डिसिप्लिन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर, लीडरशिप की तरफ बढ़ते हैं और सवाल पूरे ही होने वाले हैं बस। इंडियन एयरफोर्स और स्पेस मिशंस ने आपको लीडरशिप के बारे में सबसे पावरफुल लेसन क्या सिखाया है? ऐसा कौन सा हिस्सा है जो आपको लगता है कि शायद आप वहाँ ना होते तो आप नहीं सीख पाते? मुझे लगता है कि जो कुछ भी मैं हूँ आज, मतलब मुझे सब कुछ मेरी शुरुआत इंडियन एयरफोर्स से हुई थी जी। और कॉकपिट ने बहुत कुछ सिखाया है मुझे। बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं, और इवेंचुअली यू नो एज एन एक्सटेंशन जब आप स्पेस जाते हैं तो आप ऑब्वियसली और भी ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। एयरफोर्स बहुत अच्छे लीडर्स बनाती है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है बहुत यंग एज पे, आपको डिसीजन लेना सिखाती है, और आपको ये बताती है कि आपके डिसीजंस इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, यू नो। तो यू आर गिवन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, और ये समझ में आता है कि कैपेबिलिटी है। आपकी उम्र 20, 21, 22 साल की भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके अंदर है कैपेबिलिटी, आप डिसीजन ले सकते हैं, और विच इट हैज़ शोन रिपीटेडली। आप बहुत अच्छे लीडर बनते हैं, बट जब आप स्पेस डोमेन में आते हैं तब आपको सच में एक टीम की जो अहमियत है वो समझ में आती है। आपका जो क्रू है साथ में जो जाता है, जी। दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, इफ़ आई कैन पुट इट दिस वे, कि आप जब स्पेस फ्लाइट कम्युनिटी में आते हैं तो लीडर तो आप ऑलरेडी हैं ही एक तरह से, बिकॉज यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दैट, बट यू ऑल्सो लर्न टू बी अ फॉलोअर, टू अंडरस्टैंड कि कब आप स्टेप अप करें एंड कब आप स्टेप डाउन करें, and let others take decisions. So I think the team becomes very very important when you train for space flight. In high risk situations, how do leaders control fear and stay calm? By being in the now, by being present in this moment. I think fear is rooted in future. मतलब अभी जो तक हुआ नहीं है, जो होने वाला है, जब हम सोचने लगते हैं कि अगर ये गलत हो गया, या अगर मुझसे ये नहीं हुआ, या फिर शायद मेरा डिसीजन गलत हो गया, तो एवरीथिंग इज़ इन फ्यूचर, अभी हुआ नहीं है वो आपके साथ। तो अगर आप अपने आप को वहाँ से हटा के, इफ़ यू ब्रिंग योर सेल्फ टू द प्रेजेंट एंड थिंक कि व्हाट कैन आई डू नाउ, आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट मोस्ट पावरफुल टेक्निक दैट आई नो टू नॉट वरी अबाउट थिंग्स इन द फ्यूचर, बट अभी मैं क्या कर सकता हूँ, दैट इज़ व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लीडरशिप बॉर्न होती है या ट्रेनिंग से डेवलप होती है सर? इट इज़ अ स्किल, इट कैन बी डेवलप्ड। ओके, लीडरशिप के बारे में आपसे जो हम अभी जान पाए, क्या आपकी ट्रेनिंग के दौरान क्या चैलेंजेस आपको रहे, किस तरीके की चीज़ें आपने वहाँ पे सीखी, क्या लेसन आपको मिलता है, इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद में सर, व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस? इट इज़ टैलेंट, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी? If you are disciplined, I think you will be consistent. There is no doubt about it. So इन तीनों चीज़ों में से if I have to just pick out of these three, I think discipline is very very important. मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ बट अंदर से बड़ा प्राउड भी फील कर रही हूँ और गूज बम्प्स भी आ रहे हैं। जब आप अपनी वर्दी पर भारत का तिरंगा पहनते हैं तो आप व्यक्तिगत रूप से कैसी जिम्मेदारी महसूस करते हैं सर? मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा ऑनर है, बहुत बड़ा सम्मान है कि आपको मौका मिलता है कि आप मैं अभी पहन के बैठा हूँ ये वर्दी पे तिरंगा, और ज़िम्मेदारी ज़रूर है और इसका एहसास भी होता है। और मैं जब जा रहा था स्पेस में और पहली बार जब यहाँ पे बात कर रहे थे तो मेरी जो स्पीच थी उसमें भी मैंने ये कहा था, और सब कुछ तो नहीं समेट पाना मुश्किल होगा एक छोटे से स्टेटमेंट में कि हाउ यू फील, बट आई थिंक व्हाट आई सेड वाज दिस दैट कि आई एम ट्रैवलिंग टू स्पेस, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ ये मेरे शोल्डर पे ये तिरंगा है, विच इज़ ऑलवेज रिमाइंडिंग मी कि दैट द एंटायर कंट्री इज़ ट्रैवलिंग विद मी। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ह्यूज। आई नो दैट इट इज़ एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट कि मुझे ये मौका मिला रिप्रेजेंट करने का इंडिया को, और अब मुझे लगता है ये मेरी जिम्मेदारी है कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ऐसा मौका मिले फ्यूचर में। सर, अगर आप अपने यंगर सेल्फ को एक मैसेज भेज सकते हैं आज, तो आप क्या भेजना चाहते हैं? बिलीव।
ग्रेट। और भारत के उन युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है जो देश के लिए कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं? एक्चुअली मेरा संदेश ही यही है कि आप देश के भला करने के लिए पहले तो बड़े सपने देखिए, और इतने बड़े देखिए कि जो आपके हिसाब से, सबके हिसाब से बहुत बड़े हों। मुझे लगता है कि टैलेंट, स्किल और नॉलेज के मामले में हमारे देश में कोई कमी नहीं है किसी भी प्रकार की, बट माइंडसेट और जिस तरह से हम चीज़ों को सोचते हैं और जो हम करना चाहते हैं वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर हो सकता है कि हम अपना एम बहुत बड़ा रखें, हम अपने सपने बहुत बड़े रखें, और अगर एक बार वो हमने बिलीव कर लिया अपने मन में, वो वी विल रीच देयर फॉर श्योर। सर, आज की इस पावरफुल एंड मोटिवेशनल कन्वर्सेशन के लिए, आपके इतनी अच्छी लीडरशिप की बातों के लिए, और देश को जो आपने, यूथ को जो आपने मैसेज दिया, उसके लिए द IMT पॉडकास्ट की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एंड आपकी जर्नी हमें सिखाती है कि जब लक्ष्य देश हो तो सीमाएं अपना अर्थ खो देती हैं। द IMT पॉडकास्ट याद रखेगा ये कन्वर्सेशन, एंड हम विश करेंगे कि दोबारा आपके साथ और भी समय हम बिताएं IMT पॉडकास्ट पर, और यूथ को इस चैनल के थ्रू ऐसे मैसेजेस दें कि वो कल अपने देश के लिए एक पावरफुल बैकअप की तरह खड़े हो सके। Absolutely. थैंक यू सो मच। I'm very happy to be here. Thank you.